हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखा था। अब हम लाइसोसोम्स पे चलते हैं। तो लाइसोसोम पे चलने से पहले हम एक बार रिवाइज करना होगा हमें कि हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी में क्या समझा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ मतलब उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होगा, स्मूथ मतलब उसमें एब्सेंट होंगे राइबोसोम। ठीक है। इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन सिंथेसिस एंड उसका सिक्रीशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनाते थे, ये बना के रिलीज कर देते थे प्रोटीन और लिपिड को। ये प्रोटीन और लिपिड कहाँ जाता था? गोल्गी बॉडी के सिस फेज में, जहां पर इनका पैकेजिंग होता था, सिस्टर नेम इनका मॉडिफिकेशन होता था, और ट्रांस फेज में ये रिलीज कर दिए जाते थे सीक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में। अब हमें देखना है कि लाइसोसोम कैसे बन रहा है। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में, इनका जो फॉर्मेशन है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी का ही रोल है। कैसे? आइए देखते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सिंथेसाइज करता है कुछ हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सिंथेसाइज कर रहा है इनको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एंजाइम्स सिंथेसाइज होते हैं। फिर उसके बाद ये एंजाइम्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी की तरफ भेजे जाते हैं। ये आया आपका गोल्गी बॉडी। ठीक है। गोल्गी बॉडी में क्या होता है? इनकी टैगिंग होगी। टैगिंग मतलब एक केमिकल मार्कर होता है मैनोस 6 फॉस्फेट। ये याद रखना है हमें। मैनोस 6 फॉस्फेट जो है, इट इज अ केमिकल मार्कर। केमिकल मार्कर है जिससे इसकी टैगिंग कर दी जाती है इन एंजाइम्स की पैकेजिंग के टाइम पे। ठीक है। फिर इनको क्या किया जाता है? इनको पैक किया जाता है वेसिकल्स के फॉर्म में। ठीक है। पैकेजिंग होगी और ये बनते हैं वेसिकल्स। ये वेसिकल्स कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव वेसिकल्स। ठीक है। ये हमारी गोल्गी बॉडी में टैग हुए, फिर पैकेजिंग में इनका वेसिकल बनाया गया जो कि इनएक्टिव होते हैं। इनको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है। जब ये इनएक्टिव होंगे, फिर उसके बाद जब ये एक्टिव होते हैं, फंक्शनल बनते हैं, तब इनको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। फंक्शनल कैसे होते हैं? ये इनएक्टिव हैं। ठीक। ये जाएंगे, ये वेसिकल्स ऐड होंगे, मतलब या फिर कह सकते हैं आपकी फ्यूज होंगे एंडोसोम से। फिर ये बन जाएगा लाइसोसोम। समझ में आई हमको ये बात? लाइसोसोम कैसे बन रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिंथेसिस हो रहा है। गोल्गी बॉडी में आके उनको टैगिंग की जाती है केमिकल मार्कर से, दैट इज मैनोस 6 फॉस्फेट। और पैकेजिंग के बाद इनको वेसिकल्स के फॉर्म में बना दिया जाता है जो कि इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जब ये रिलीज की कर दिए जाते हैं गोल्गी बॉडी से, फिर जाके ये एंडोसोम्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं। इसको हम लिख देते हैं, कंफ्यूज होंगे नहीं तो कुछ लोग। ठीक। फ्यूजेस विद एंडोसोम एंड लाइसोसोम्स बन जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे। हम इनका फॉर्मेशन समझ लिया, अब इनका फंक्शन देखते हैं। तो लाइसोसोम, सबसे पहली बात तो ये कि लाइसोसोम्स को कहा जाता है प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम। पहली चीज ये। दूसरा, आपको जो बहुत कॉमन मिलेगा, दैट इज सुसाइडल बैग। दे आर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब ये दोनों टर्म क्यों यूज किए जाते हैं? ये इसलिए कि जो भी वेस्ट मटेरियल है सेल का,
जितना भी अनवांटेड मटेरियल है उन सबको ये डाइजेस्ट कर देता है अपने एंजाइम से। ठीक है। और सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? जब सेल बियॉन्ड डैमेज बियॉन्ड रिपेयर डैमेज होता है तो ये तो ये सेल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। इसको क्या कहेंगे? एपोप्टोसिस। ठीक है। एपोप्टोसिस में क्या करेगा ये? व्हेन सेल इज डैमेज, सेल को कोई किसी तरह का डैमेज है और उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, सेल डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, तो फिर ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं सेल को। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सेल, इसलिए उसको सुसाइडल बैग कहते हैं। एक तरह से उसने सुसाइड ही कर लिया, खुद को मार लिया, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, तरह का प्रोग्राम सेल डेथ होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे इसको, ये हमें मिलेगा आगे। अभी फिलहाल हम इतना समझते हैं कि लाइसोसोम क्या करता है। ठीक है। अब इसका प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम हम समझते हैं। ठीक। सबसे पहली बात, लाइसोसोम होता है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। ठीक है। इसका सिंगल मेम्ब्रेन है। ये मान लीजिए आपका लाइसोसोम है। ठीक है। इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये इनक्लोज्ड होते हैं एक सिंगल मेम्ब्रेन में। ये मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बाकी सेल से सेपरेट रखता है। अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होता, ये वाली मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के बाहर की चीजों को रप्चर करते। करेक्ट। तो ये सेपरेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। सेपरेट्स these enzymes from rest of the cells। ये काम हो गया इसका। अब मान लीजिए यही मेम्ब्रेन रप्चर कर जाए, तब क्या होगा? तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का डाइजेस्ट कर देंगे? नहीं। अगर ये रप्चर हो गया तो एंजाइम्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। न्यूट्रलाइज्ड बाय न्यूट्रल पीएच। ठीक है। सेल के साइटोसॉल में न्यूट्रल पीएच होता है, ये इन एंजाइम्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रल पीएच होता है जो कि इनको न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब कि इनको, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इनको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। ठीक है। ये एसिडिक मीडियम में ही वर्क करते हैं। लगभग इनको पीएच चाहिए होता है 5। ठीक है। अगर ये रप्चर हुआ और उसको न्यूट्रल पीएच मिल रहा है तो ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि इनको तो एसिडिक मीडियम चाहिए। समझ में आया हमें ये बात? कि अगर ये मेम्ब्रेन है तो ये तो सेपरेट कर ही रहा है, लेकिन इन केस ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो भी ये सेल को हार्म नहीं पहुंचाता है, क्योंकि सेल में होता है न्यूट्रल पीएच। ठीक है। न्यूट्रल पीएच होता है, और ये तो वर्क करते हैं एसिडिक में। इतनी चीजें हमें समझ में आई। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं इनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये क्या डाइजेस्ट करते हैं? जो डाइजेशन करते हैं, किन चीजों का करते हैं? क्या क्या एंजाइम्स होते हैं? तो पहला होगा कार्बोहाइड्रेस। ठीक। एक चीज याद रखनी है, एज वर्ड जहां भी आए, जिस भी एंजाइम के पीछे एज वर्ड आए,
मतलब वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ए इज वर्ड है, और उसके आगे जो चीज लगी होगी, जो भी मॉलिक्यूल होगा, मतलब वो उस मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट को वो डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है। फिर हमारे पास है प्रोटीएज, ये प्रोटीन को करता है। फिर हमारे पास है लाइपेज, ये किसको करता है? लिपिड को करता है। ये तीनों हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। आपने पढ़ा हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिटिक मतलब होता है इनको पानी चाहिए, वाटर, दे नीड वाटर टू फंक्शन। वाटर के एब्सेंस में ये परफॉर्म नहीं कर। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लिया जाएगा, आज लिया जाए, कल लिया जाए, 10 साल बाद लिया जाए, 50 साल बाद लिया जाए, ये लाइन हमेशा आएगी, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब ये तो सबको पता ही होगा, है ना। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस करता है। एटीपी सिंथेसिस कौन से प्रोसेस में होगा? रेस्पिरेशन में होगा। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एकदम बेसिक फंक्शन, अगर कोई पूछ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? रेस्पिरेशन। किन में करता है? यूकैरियोट्स में। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, मीजोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है। इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, एटीपी सिंथेसिस करता है। अब इसको हम अच्छे से डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है इनका कि जब इनको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो ये नहीं दिखते हैं, है ना। इसलिए हमको इनको स्टेन करना पड़ता है। नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेनिंग। स्टेन किए बिना ये नहीं दिखेंगे। ठीक। रेस्पिरेशन करता है, हमें पता ही है, इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है एक सेल के अंदर? नंबर कितना होता है? कितना भी हो सकता है। इनका जो नंबर है और शेप है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है, ये वैरी करता है। अलग अलग सेल में अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, और अलग अलग नंबर्स में हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि, और किस चीज़ पर डिपेंड करेगा इनका नंबर एंड शेप? ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी पे, फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, किस तरह की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में वो रिस्पॉन्सिबल है, परफॉर्म कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा इनका नंबर एंड शेप। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जर्मिनेटिंग सीड है ना। जर्मिनेटिंग सीड है तो अभी वो यंग फेज में है, अभी वो डिवाइड कर रहा है, उसको एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो उसके पास ज़्यादा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जर्मिनेटिंग सीड के पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा नंबर में। ये बात हमको समझ में आई कि फिजियोलॉजी पे कैसे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। तो सबसे पहली चीज़ कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेनस है। इसके 2 मेम्ब्रेन्स होंगे। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अभी इस चीज़ को हम देखते हैं। अगर ये मान लो नॉर्मली सिलेंड्रिकल होता है, सॉसेज शेप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली। ठीक है। ऐसा ही होगा। फिर इसके अंदर ये कुछ ऐसा होगा। जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इसमें ये इन्वेजिनेशंस होते हैं, इनफोल्डिंग्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक ये आपका अभी बताते हैं ये सब क्या है, ये स्ट्रक्चर्स। तो 2 मेम्ब्रेन दिख रहे हैं हमको। एक ये मेम्ब्रेन हो गया आउटर मेम्ब्रेन,
और एक ये मेम्ब्रेन हो गया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में आप देख रहे होंगे कुछ इन्वेजिनेशंस हैं जगह जगह ऐसे। इन इन्वेजिनेशंस को क्या कहते हैं? क्रिस्टे। ये जो इन्वेजिनेशंस हैं ये हो गए क्रिस्टे। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? कोई भी मेम्ब्रेन अगर अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, उनमें ऐसे इन्वेजिनेशंस आ रहे हैं, तो ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, है ना। मोर सरफेस एरिया, मोर इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी, है ना। इंक्रीज सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगा, है ना। ये बात समझ में आई? ऐसे ही हम फंक्शंस देखते चलेंगे। इनर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, क्रिस्टे देख लिया हमने। ठीक है, अच्छा ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन है, ये होते किस चीज़ के हैं? ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी, है ना, प्लस प्रोटीन्स होते हैं इनमें। ये जो हमने बनाए हैं ये पोरिन्स प्रोटीन है ना, पोरिन्स है ये। अब ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में हमें एक स्पेस दिख रही है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये वाली, इस स्पेस को हम बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बहुत हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन है। क्यों होता है ऐसा? ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों बनता है? ये चीज़ हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तब हम उसमें प्लांट फिजियो में ये चीज़ें हम कवर करेंगे तो समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना जानिए कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमने क्या बनाया था? ये है हमारा 70S राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम्स होते हैं, है ना। राइबोसोम्स देख लिया आपने। अब ये जो अंदर की जगह बची, ये वाली, ये क्या है? मैट्रिक्स। क्या है ये? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में ही बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जैसे कि एंजाइम्स। ठीक, आपका डीएनए प्रेजेंट होगा। डीएनए कैसे होगा? सब सोच रहे होंगे आप लोग कि डीएनए तो हमारा न्यूक्लियस में होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में। हाँ, होता है, लेकिन यहाँ भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। फिर इसके पास अपना खुद का और क्या होता है? राइबोसोम होता है। कौन सा राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, उसके बाद टीआरएनए होगा। ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी खुद की होती हैं। सेल के पास होते हुए तो अलग है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी खुद की हैं। ठीक है, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट हमने नहीं कवर की, वो है इनर मेम्ब्रेन जो है हमारा, कहाँ गया? इनर मेम्ब्रेन जो है, इस पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, एटीपी सिंथेज। ये स्टॉक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टॉक लाइक होते हैं। इनको भी हम देखते हैं आगे कि एटीपी सिंथेज क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आया हमें? स्ट्रक्चर समझ में आया, उनके फंक्शन समझ में आए? अब आओ देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में हम देखते हैं डिफरेंस। एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि ये भी साथ साथ हम ख़त्म कर ले, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन में सबसे पहली चीज़ तो ये
कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस होगी, है ना, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगी। क्यों? क्योंकि उसमें होंगे इन्वेजिनेशंस। वो इन्वेजिनेशंस क्या है? अभी हमने देखा इन्वेजिनेशंस है क्रिस्टे, है ना, ये वाले, ये जो है ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो रहे हैं, यही है क्रिस्टे। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। दूसरी चीज़, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, मोर परमिएबल होता है ये। यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स किसके लिए परमिएबल है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस, शुगर्स, ये सब परमिएबल होते हैं, ठीक है, ये सब पास कर सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन से। ये लेस परमिएबल होता है इनर मेम्ब्रेन, है ना। क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए परमिएबल होता है, तो ये थोड़ा कम परमिएबल हुआ कंपैरेटिवली आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक है। पोरेंस प्रोटीन पाए जाते हैं, किस पे पाए जाते हैं? पोरेंस पाए जाएंगे इस पे, और इस पे नहीं पाए जाएंगे इनर मेम्ब्रेन पे, है ना। इतनी बात हमें समझ में आई? इतनी हमको समझ में आई? पोरेंस प्रोटीन हमने देखा। पोरेंस प्रोटीन का फंक्शन क्या है? पोरेंस का फंक्शन हमने डिस्कस नहीं किया। पोरेंस का फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये अपनी it allows molecules to freely diffuse from one side to another. ठीक है, कि मैट्रिक्स कैसा होता है इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के बाद। तो मैट्रिक्स जो होता है वो होमोजेनस सब्सटेंस होता है। जब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं ना हम किसकी बात कर रहे हैं। हम ये जो अंदर वाला ये वाला पोर्शन है, ये अंदर का फील्ड, इनर कंपार्टमेंट जो है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये होमोजेनस सब्सटेंस होगा, ठीक है। मैट्रिक्स में हमने डीएनए की बात की। डीएनए कैसा होता है मैट्रिक्स का? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स का वो होगा एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, जिसके अंदर आपका mRNA, rRNA, tRNA ये सब प्रेजेंट होगा। और इसके पास राइबोसोम भी होगा। ये राइबोसोम क्या करेगा? इन सब के हेल्प से जो राइबोसोम है अपना प्रोटीन बनाएगा, है ना। राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस, हमको पता है। तो प्रोटीन भी बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? ये टर्म याद रखना है, सेमी ऑटोनॉमस। इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, अपना राइबोसोम है, ठीक है, एंड दे कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। कोई भी ऑर्गेनेली को सेमी ऑटोनॉमस हम तब कहेंगे जिनका खुद का डीएनए होगा, दे हैव देयर ओन डीएनए, ठीक है, एंड दे कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। ये दोनों ही कैरेक्टर आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए उसको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। याद रहेगी ये बात हमेशा, ठीक है।
रिप्रोड्यूस कैसे करता है ये इंडिपेंडेंटली? क्योंकि ये होता है सेल्फ डुप्लीकेटिंग, खुद से ही डुप्लीकेट हो जाता है। सेल्फ डुप्लीकेटिंग मतलब इट डिवाइड्स बाय फिजन, फिजन होता है इसमें, डिवाइड्स बाय फिजन। ये हमको याद रहेगा। सेमी ऑटोनॉमस है, इसके पास अपना खुद का डीएनए है, इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करता है, कैसे? फिजन से। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। मैट्रिक्स में एक साइकिल चलती है, कौन सी साइकिल? क्रेब्स साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटीपी सिंथेसिस। इसी से तो होगा। इसमें क्या क्या होता है? पहले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। एटीपी हमको जो सिंथेसाइज करनी है, इसमें पहले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे हम ये सारी चीज़ें। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक पार्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक पार्ट है ये। क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? अच्छा, ये होती कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी साइट है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, हमने इनर मेम्ब्रेन में ये पॉइंट मिस कर दिया था क्या शायद? ऊपर इनर मेम्ब्रेन में, हाँ। तो इनर मेम्ब्रेन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ होता है, ठीक है। बात समझ में आई है हमें? इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद एक पार्ट आता है, स्टेप आता है। क्रेब्स साइकिल जो है वो होता है मैट्रिक्स में आपका। कहाँ होता है? मैट्रिक्स में। यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एटीपी के सिंथेसिस में। एटीपी सिंथेसिस के लिए हमने पढ़ा अभी ऊपर, एक यूनिट पढ़ी हमने, एटीपी सिंथेस, है ना, कि एक स्टॉक्ड यूनिट है। वो क्या होती है? वो कुछ इस तरह की होती है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये उसका हेड हो जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? F1 सब यूनिट भी बोलते हैं। ये उसका स्टॉक हो जाता है, ये बेस हो जाएगा। बेस को एक और चीज़ क्या बोलेंगे? F0 सब यूनिट, ठीक है। इसके और भी नाम क्या है? इसको बोलेंगे हम F1 F0 पार्टिकल, या इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीसोम, या इसी को हम बोलते हैं एटीपी सिंथेस। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ होता है? ये स्ट्रक्चर आपका, हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये स्ट्रक्चर आपका इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा। कहाँ पे? इनर मेम्ब्रेन, ठीक। तो ये क्लियर हो गया हमारा, हमें समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, मोस्ट पॉपुलर लाइन, क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस करता है। एटीपी सिंथेसिस रेस्पिरेशन के थ्रू होता है यूकेरियोट्स में। अच्छा, रेस्पिरेशन हमने चीज़ समझी कि रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। रेस्पिरेशन में आती क्या क्या चीज़ें हैं ये हम देखते हैं। रेस्पिरेशन में आपका आ जाएगा ग्लाइकोलिसिस, है ना। तो रेस्पिरेशन में हमारा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ गया, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंडर, ये बिना स्टेन किए माइक्रोस्कोप में हम इसको नहीं देख सकते। इसका नंबर और शेप वैरी करता है अलग अलग सेल्स में। जिस तरह का सेल का फिजियोलॉजी होगा, ऑर्गेनिज्म का फिजियोलॉजी होगा, उतने ज़्यादा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल में हमने लिया था जर्मिनेटिंग सीड का एग्जाम्पल। जर्मिनेटिंग सीड अभी नई नई है, यंग फेज़ में है, उसको ज़्यादा जल्दी से ग्रो करना है ना। उनमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, ज़्यादा एटीपी रिक्वायर्ड है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे इसमें।
अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें हमें पता है कि ये डबल मेम्ब्रेनस है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन जो है एक फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती है। मेम्ब्रेन किस तरह की होती है? फॉस्फोलिपिड की होती है, बाई लेयर होती है, मतलब 2 लेयर होता है, और प्रोटीन होते हैं इसमें, ठीक है, प्रोटीन होते हैं। फिर उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन पे पोरेंस प्रोटीन होते हैं, पोरेंस ये जो कि चैनल प्रोटीन भी होते हैं, और ये हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल को डिफ्यूज़ करने में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इनर मेम्ब्रेन आता है। इनर मेम्ब्रेन जो है उसकी फोल्डिंग्स होती है, इन्वेजिनेशन होती है, डिसकंटिन्यूअस होता है, इसीलिए इन्वेजिनेशन को क्रिस्टे बोलते हैं। ये क्यों होते हैं? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और एटीपी प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है इसकी बढ़ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ये हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन होता है इसमें, ठीक है, प्रोटीन कह रही हूँ, हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन होता है, सॉरी हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन होता है। ये हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। 70S राइबोसोम प्रेजेंट है, 70S, ठीक है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा इसमें। फिर उसके बाद जब हम मैट्रिक्स में आएंगे तो मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी? एंजाइम होगा, एक DNA होगा, राइबोसोम होगा, tRNA, ये सब चीज़ें, RNA कई तरह के होंगे। लेकिन मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं DNA और राइबोसोम, DNA के मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का DNA होता है, अपना खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होगी, इनर मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस होगी। क्यों? इसमें क्योंकि इसमें क्रिस्टे प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है, छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि आयंस होते हैं, शुगर होते हैं, उनके लिए होता है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ही लिए परमिएबल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन से मेम्ब्रेन पे होती है? इनर मेम्ब्रेन पे होती है। मैट्रिक्स कैसा होता है? होमोजेनस सब्सटेंस है, ठीक है। इसके पास अपना DNA होता है जो कि सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है, विच कोड्स फॉर mRNA, rRNA, tRNA, एंड ये सब मिलके राइबोसोम के प्रेजेंस में प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? क्योंकि खुद का अपना DNA है, एंड दे कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। सेल्फ डुप्लीकेटिंग मतलब कि फिजन से ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, तो इसीलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। क्रैब साइकिल जो है इनमें मैट्रिक्स में ही होगी। साइट ऑफ और क्रैब साइकिल क्या है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। एटीपी सिंथेस हमने देखा इनर मेम्ब्रेन में जो कि प्रेजेंट होगा। एटीपी सिंथेस को ही ऑक्सीसोन कहते हैं या F1 F0 पार्टिकल कहते हैं। ये स्टॉक्ड होता है। इसके देखो ये हेड, ये स्ट्रक्चर है, ये हेड है, ये स्टॉक है एंड बेस है। हेड को ही F1 सब यूनिट बोलते हैं और बेस को F0 सब यूनिट बोलते हैं। तो ये आपका पूरा था माइटोकॉन्ड्रिया। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज नॉलेज बांटने से बढ़ता है।